हेलो 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 हेलो। ओके, कोई बात नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चली होगी। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारे शानदार जानदार क्लास में। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत अच्छे तरीके से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट करते हुए क्लास का आनंद भी ले रहे होंगे। सभी प्यारे बच्चे को अब आवाज आ रही है? बोलो। हाँ, यही करूंगा, साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जैसे मैं करवाता हूं। अब लास्ट सेशन नहीं लूंगा न्यूमेरिकल का, साथ साथ न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो शांता को व्यक्त करने की विधियां हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके पूरे के पूरे शांता की व्यक्त करने की जो जो विधियां हैं सबके न्यूमेरिकल एक साथ कर लिए जाएंगे। ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल कर लिए जाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। अब तो आ रहा है ना? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। यस सर, ध्वनि समस्या है, जिसको समस्या है बोलो, आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। ओके, तो फिर बात कर लेते हैं क्या पढ़ने हैं वाले हैं आज। जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आज पकड़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। क्या क्या तरीके होते हैं किसी सांद्रता को व्यक्त करने के, किसी विलयन की कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हम लोगों ने कल जान लिया था प्रतिशतता के बारे में, परसेंटेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और परसेंटेज से रिलेटेड एक और हेडिंग उसी के आगे पढ़ेंगे। क्या हेडिंग पढ़ने वाले हैं उससे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, तभी तो मजा आने वाली है। क्लास को सबसे पहले सब लोग सबके सब शेयर कर दो। पहले क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए उन बच्चों के पास जो अभी तक क्लास के अंदर जुड़े नहीं है, क्योंकि मात्र 328 बच्चे अभी मुझे वाच कर रहे हैं। हाँ, पहले ही बता देता हूं, जो बच्चा आएगा लेट में वो बीच में कमेंट नहीं करेगा सर। अगर कोई 20 सेशन से क्लास कर रहा है तो उससे बता देना, बोल देना। अगर कोई कमेंट करे आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कि सर ने नोट्स के लिए क्या बोला है, तो नोट्स के लिए मैं बोल सकता हूं कि इस वीक मतलब कल या परसों में संडे तक आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मंडे नहीं होगा, संडे तक आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्कैन करके दे दिया है। बाकी आप आगे के क्रियाकलापों में वो थोड़ा सा बिजी है, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए नोट्स का बात कोई नहीं करेगा। हाँ, बहुत सही। तो कोई डाउट है तो सबसे पहले डाउट पूछ लो। आपके पास 1 या 2 से 3 मिनट है, डाउट पूछ लो। बोलो, कोई डाउट रह गया कल? अरे शेयर नहीं होता तो बता तो सकते हो ना, मैसेज कर दो। बोलो। हाँ, सुन रहा हूं सभी की बात। बोलो, क्या डाउट है कल का? सिर्फ आपके कमेंट ही देख रहा हूं मैं। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी का? सर साउंड प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं कर रहा। सभी बच्चों को आवाज आवाज आ रही है, अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। नो डाउट। विलेता, अभी एक बार आगे बात करूंगा विलेता की, रुक जाओ, सब्र करो। दोबारा विलेता की बात करूंगा, सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा। फिर पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेता, गैसों की द्रव में विलेता, यही पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र करो, उसको दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, और कैसे पढ़ाई करें सर? अरे भैया, मेरी केमिस्ट्री के लिए आप केवल 10 मिनट निकाल लो बस। मैं आपसे पूरा दिन नहीं मांग रहा हूं। कैलकुलेशन के लिए जो आपके कैलकुलेशन है, फर्स्ट चैप्टर के जो कैलकुलेशन है, उनके लिए अलग समय निकाल लो। जितना आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगे मुझे नहीं पता उसके लिए। बाकी आपको क्या करना है, मेरी क्लास जब स्टार्ट होती है तो मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले आपकी कॉपी ओपन हो जाए और जो मैंने कल पढ़ाया है उसका रिवीजन हो जाए। बस इतना मेरे लिए कर लो कि जो मैंने कल पढ़ाया है कल की क्लास में, वो नोट्स ओपन करके रख लो और उसको रिवाइज कर लो एक बार। बस इतना मेरे लिए कर लो। और बाकी जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आपको याद करना है, उसके लिए आप 20 मिनट दे दें, दिन में आप 20 मिनट दे दें। ओके, मेरे रिवीजन कराने से कोई रिवीजन नहीं होगा। मैं आपको कितना भी रिवीजन करा दूं, मैं आपको कितने भी ऑब्जेक्टिव करा दूं, मैं आपको कितने भी सब्जेक्टिव करा दूं, आपको याद नहीं होगा। आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा, ये आप अपनी सोच बनाइए। मेरे पास सिर्फ आप 1 घंटे हैं, 1 घंटे। ये बस सोचिए ना कि सर आपके पास जब मैं केमिस्ट्री पढ़ना आता हूं तो सिर्फ 1 घंटे पढ़ता हूं, बाकी मैं सारा दिन फ्री हूं। हाँ, अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हाँ मानता हूं भैया, मगर अदर सब्जेक्ट में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट हैं, 8 9 10 सब्जेक्ट नहीं है ना। समझो इस बात को, थोड़ा गंभीरता लाओ मन के अंदर। अभी गंभीरता नहीं लाओगे तो बाद में रोते रह जाओगे। फिर मैं सच बोलता हूं, सच आपको कड़वा लगता है। हाँ, लिख सकते हो, विलय की संख्या की जगह पर विलय की मात्रा लिख सकते हो। और कुछ? हाँ, और कुछ किसी का डाउट? 45 मिनट का ही लूं? ठीक है, आप फिर देखना। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। बाकी आपके पास लिख के आ जाएगा क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। बात करने वाले हैं पार्ट प्रति मिलियन की बात करने वाले हैं, या प्रति मिलियन भाग की बात करने वाले हैं। जिनके पास एनसीईआरटी होगी उनके पास लिखा होगा पार्ट प्रति मिलियन, और जो जो बिहार की बुक लेकर बैठे होंगे, भारतीय भवन की बुक लेकर बैठे होंगे, उनके पास लिखा होगा प्रति मिलियन भाग।
क्या होता है पार्ट प्रति मिलियन या प्रति मिलियन भाग, इसकी बात आज कर लेते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है, जरा नाम से पकड़ते हैं। नाम क्या है? प्रति मिलियन। प्रति मिलियन मतलब जो मिलियन रहेगा वो प्रति में रहेगा, बटे में रहेगा। ठीक है सर, समझ गए। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, या 10 की घात 6 बोल सकते हो, या 10 लाख बोल सकते हो। समझ गए सर कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख या 10 की घात 6 बोल सकते हैं। ठीक है सर। भाग होते हैं, एक भाग होते हैं, एक पार्ट है, पार्टीशन है। उसी से जरा हेडिंग, इसकी थ्योरी जरा बना लेते हैं। आजा थ्योरी बनाते हैं। विलय के भागों की वह संख्या, विलय के भागों की वह संख्या, वह मात्रा लिख लो, वह मात्रा, विलय के भागों की वह मात्रा। क्या मैंने कहा? विलय के भाग, भाग मतलब पार्ट, विलय के भागों की वह मात्रा जो विलयन के 10 लाख, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 6। भैया प्रति मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6 या 10 लाख होता है। तो आपने कहा विलय के भागों की वह मात्रा जो विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित हो पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। किसमें सांद्रता कहलाती है? पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? सांद्रता कहलाती है। मतलब विलय के भाग होंगे, कुछ विलय के भाग होंगे, बट विलयन के कितने भाग होंगे? 10 लाख भाग होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि विलयन हमारा 10 लाख है और उसमें से हमारे पास एक भाग है। या हमने कह दिया कि जब मैंने विलय घोला तो वो 10 लाख विलयन के भागों में घुला, ये भी कह सकते हो। मैंने कहा जब मैंने विलय को घोला तो जो विलयन तैयार हुआ वो 10 लाख भाग का है। अगर मेरा भाग एक भाग है तो विलयन का भाग कितना है? 10 लाख। मतलब अगर मेरी एक मात्रा है तो विलयन की 10 लाख मात्रा है। इतनी ज्यादा सोच लो कि हमने जो विलय घोला है ना उसकी मात्रा बहुत कम है, इतनी कम है कि ना, इसलिए मैंने बोला विलय का अगर एक भाग घोलूंगा तो विलयन के कितने भाग होंगे? 10 लाख भाग होंगे। क्या होंगे? 10 लाख भाग होंगे। तो वही से इसकी जरा थ्योरी वो बना लेते हैं। क्या बनाना है भैया? फार्मूला बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? पीपीएम में सांद्रता क्या हो जाएगी? पीपीएम में सांद्रता क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर विलय के भाग, विलय के भाग बटे विलयन के भाग बटे विलयन के भाग और गुणे में कितना? 10 लाख। 10 की घात 6 लिख दो। यही तो है फार्मूला। पीपीएम क्या है रे? पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन। देख लो ना, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन या प्रति मिलियन भाग, वही बात है। तो पीपीएम मतलब पार्ट प्रति मिलियन। तो उसके लिए क्या कहा मैंने? विलय के भाग बटे विलयन के भाग गुणे 10 की घात 6 हो गया। अच्छा सर इसको काहे काहे में लिख सकते हैं, जरा ये भी बता दीजिए। आओ जरा लिख देते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूं ग्राम में। किसमें लिख देता हूं? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। तो ग्राम में कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे सर ग्राम में लिखोगे तो विलय के भाग काहे में हो जाएंगे? ग्राम में, द्रव्यमान में। तो आप बोलोगे सर वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। ये पहला फार्मूला बन जाएगा। ये आपका पहला फार्मूला बन जाएगा सर। ये आपका पहला फार्मूला बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा? पहला फार्मूला बन जाएगा। बन जाएगा, सही है सर? प्लीज डाउट है? क्या डाउट है? मैंने कहा विलय के भाग बटे विलयन के भाग, और विलयन के कितने भाग होंगे? 10 लाख। तो मैंने 10 लाख से गुणा मार दिया। कल 100 भाग ले रहे थे क्योंकि कल प्रतिशत की बात हो रही थी, तो आप यहां 100 से गुणा मार रहे थे। विलयन का 100 हिस्सा ले रहे थे, लिखते थे ना 100 ग्राम विलयन में या 100 ml विलयन में, कुछ भी लिख रहे थे। आज मगर वहीं 10 लाख लिखना है, 10 की घात 6 लिखनी है। अच्छा जब हमने कहा ये ग्राम में होगा तो आपने कहा सर वेट रख दो। अच्छा अगर सर ये वॉल्यूम में होगा, अगर ये वॉल्यूम में होगा तो मैं ये भी लिख सकता हूं वॉल्यूम बाई बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ एस इंटू 100 हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा एक फार्मूला। क्या ये नहीं हो पाएगा? तो आप कहोगे सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? आप ऐसा क्यों बोलते हो नहीं होगा? सब कुछ होगा, हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जो डाउट है बोलो।
हाँ बिल्कुल समझ गए सर। एक द्रव्यमान द्रव्यमान का हो जाएगा, एक आयतन आयतन का हो जाएगा। मतलब अगर सर द्रव्यमान भी दिया हो तब भी हम सवाल लगा सकते हैं, और अगर आयतन भी दिया हो तब भी हम सवाल लगा सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि सर द्रव्यमान वाले क्या होते हैं, बड़े साइज वाले। मान लो ठोस और द्रव के लिए तो जो द्रव्यमान वाला फार्मूला है, देखो जो द्रव्यमान वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जो है, किससे लिखते हैं, इससे। जो द्रव्यमान वाला फार्मूला है ये ठोस व द्रव के लिए, ठोस व द्रव के लिए, किसके लिए, ठोस व द्रव के लिए। ये जो फार्मूला लगाओगे ये वाला, पीपीएम बराबर वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, जहां द्रव्यमान द्रव्यमान की बात होगी वहां वो ठोस या द्रव होगा। और अगर केवल गैस की बात कर रहे हो, गैस के मिश्रण की बात कर रहे हो, तो आप कहोगे सर ये गैस के लिए है। किसके लिए है, तो आप कहोगे सर गैस के लिए। अगर वैल्यूम वैल्यूम की बात करोगे तो वो गैस का होगा। अगर आप वेट की बात कर रहे हो तो वो ठोस या द्रव कुछ भी हो सकता है। बात आई समझ में, बोलो समझ में आई, आ गई। सर वेट वेट होगा या वैल्यूम वैल्यूम होगा, हम सवाल लगा लेंगे। अगर ठोस या द्रव का मिश्रण है तो वेट वेट वाला फार्मूला होगा। और अगर सर अगर कोई पूछे वैल्यूम वैल्यूम वाला कहां लगाओगे, तो हम कहेंगे सर गैस वालों के लिए, जहां गैस गैस के मिश्रण होते हैं, जहां गैसीय मिश्रण बनते हैं, वहां हम फार्मूला लगाएंगे वैल्यूम वैल्यूम वाला। क्या लगाएंगे, वैल्यूम वैल्यूम वाला। ओके, कि गैस क्या होती है, आयतन घेरती है। गैस क्या होती है, आयतन घेरती है, इसलिए हम इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं वैल्यूम वैल्यूम वाला। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है याद रखना, दिमाग में ऐसे बैठा रखना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश, सब कुछ मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूं, 11th में आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं, सिर्फ आपको रिपीट करवा रहा हूं क्लास। आप समझ सकते हो ये क्लास रिपीट हो रही है, सब कुछ पढ़ चुके हो आप। ये जो पढ़ा रहा हूं सब कुछ आप पढ़ चुके हो, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, सब पढ़ चुके हो। बट यहां क्लास रिपीट है, बिल्कुल लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, इसके बारे में जरा डेफिनेशन देखो। किसी विलयन में उपस्थित, साथ साथ में लिखते जाना, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के, विलेय या विलायक के, मतलब विलेय भी हो सकता है या विलायक भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात। अब जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है मैंने लिखा है किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल का जो अनुपात होगा, का अनुपात मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? पीपीएम बता चुका हूं, कहां तुम्हारा ध्यान है भैया? कान खुले नहीं है क्या? पार्ट प्रति मिलियन, थोड़ा सा कान खुले रखो। बीच क्लास में आओ, थोड़ा पीछे से शुरुआत से क्लास चालू किया करो। जब बीच क्लास में आया करो शुरुआत से चालू किया करो, बीच क्लास से नहीं। तुम जितना लेट आओगे बीच से चालू करो, इतना मैं आपको एडवाइस देता हूं। कहीं भी आ रहे हो क्लास के अंदर, वो तुम शुरुआत से चालू करो। लाइव देखने की जरूरत नहीं है, तुम पीछे से चालू करो, रिकॉर्ड देखते हो। ओके ठीक है। तो क्या लिखा है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल की जो संख्या का जो अनुपात आएगा वही कहलाएगा मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाएगा। अच्छा सर फार्मूला बनवा दीजिए जरा। फार्मूला, अगर मैंने कहा विलायक, अगर मैंने कहा विलेय का मोल प्रभाज, अगर मैं विलेय का मोल प्रभाज कहूं, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं विलेय का मोल प्रभाज कहूं तो आप कैसे बताएंगे इसको? अच्छा सर सिंपल सी बात है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल, तो आप विलेय के मोल भी बोल सकते हो या विलायक के मोल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा विलेय का मोल प्रभाज, तो आप कह दीजिए विलेय के मोल। क्या कह दीजिए? विलेय के मोल। अच्छा, और उसके साथ क्या रहेगा? अरे भैया विलेय के मोल ले लिया ना, विलेय या विलायक, मतलब विलेय लेना है या विलायक लेना है, तो विलेय के मोल के साथ विलेय का मोल ले लेंगे।
तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल। तो आपने कह दिया विलयन के मोल। क्या कह दिया आपने? कह दिया विलयन के मोल, विलयन के मोल। और गुणे में कुछ क्या रहेगा क्या? ना ना सर, यहां गुणे में कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा विलेय या विलायक के मोल ले लो, ले लिया सर। और तथा विलयन में कुल मोल ले लो, ले लिया सर। का अनुपात कर दो, अनुपात का मतलब सर बटे कर दो, कर दिया सर। तो वही कहलाएगा मोल प्रभाज या मोल अंश। तो विलेय का मोल प्रभाज लोगे तो विलेय के मोल ऊपर रहेंगे, और अगर विलायक का मोल प्रभाज लोगे, अगर विलायक का मोल प्रभाज लोगे तो विलायक के मोल ऊपर हो जाएंगे। आ जाओ जरा इसको लिख देते हैं जब। अच्छा लिख दीजिए सर। सर विलेय का मोल प्रभाज मतलब सर चाई बी, गलत लिखूं तो बता देना भैया। चाई बी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, चाई बी। कहा था मैंने मोल प्रभाज को क्या बोलते हैं? चाई बोलते हैं। किसका निकालना है? विलेय का। इसलिए मैंने कहा चाई बी बराबर विलेय के मोल, मतलब सर मोल को बोलते हैं एन, और किसके हैं? विलेय के, इसलिए मतलब मैंने बोला एन ऑफ बी बटे विलयन के मोल मतलब एन ऑफ एस। और एन ऑफ एस को हम ये भी लिख सकते हैं सर एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी। मतलब क्यों? क्योंकि विलयन के अंदर जो होते हैं वो विलेय और विलायक दोनों के मोल होते हैं भैया। विलयन के अंदर जो होते हैं वो विलेय और विलायक दोनों होते हैं ना। जो विलयन बनता है वो विलेय प्लस विलायक होता है। तो मैंने कहा विलयन बन रहा है एन ऑफ एस है, तो इसे हम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी भी बोल सकते हैं। यस सर, ओके। तो ये बात फार्मूला सही हो जाएगा। एक फार्मूला दिमाग में चढ़ गया क्या? बोलो। हाँ वो भी ले सकते हो, मगर यहां पर ऐसे लिखो, ज्यादा डिफरेंट रहेगा, बढ़िया रहेगा। हर बात आपको क्लियर रहेगी कि बी और एस बताएंगे क्या लिख रहा हूं। तो बी का मतलब विलेय के मोल, एन ऑफ बी का मतलब विलेय के मोल, एन ऑफ एस का मतलब विलयन के मोल। मगर सर जो विलयन होता है वो विलेय प्लस विलायक होता है, इसलिए मैंने कह दिया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अच्छा अगर मुझसे पूछ लिया जाए विलायक का मोल प्रभाज, अगर मुझसे पूछ लिया जाए विलायक का मोल प्रभाज किसका, तो आपने कहा सर विलायक का मोल प्रभाज अगर पूछ लो, विलायक का मोल प्रभाज अगर पूछ लो तो सिंपल सी बात कहेंगे सर किसका पूछा है? विलायक का मोल प्रभाज पूछा है, तो सर विलायक के मोल ऊपर रख देंगे, विलायक के मोल ऊपर रख देंगे बटे कुल मोल या विलयन के मोल, ऐसे बोल दो विलयन के मोल या कुल मोल, कुछ भी बोलो, विलयन के मोल नीचे रख देंगे, बस हो जाएगा मोल प्रभाज। और कौन सी बात है? सिंपल सी बात है कि अगर कोई विलायक का पूछेगा तो विलायक के मोल ऊपर, कुल मोल का मतलब विलयन के मोल नीचे हो जाएंगे। अच्छा जरा इसको सर प्रकट कर दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपने कहा सर विलायक के मोल, सॉरी विलायक का मोल प्रभाज, तो आपने कहा सर चाई ऑफ ए, क्या कहा? चाई ऑफ ए, क्या कहा? चाई ऑफ ए, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोल मतलब सर एन ऑफ ए अपॉन विलयन के मोल एन ऑफ एस। और जो एन ऑफ एस होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो क्या होता है? तो आपने कहा वो जो होता है ना सर वो विलेय और विलायक से बनता है, इसलिए आपने कह दिया विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, कह दिया विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो जहां एन ऑफ एस लिखा था पिछली बार की तरह आपने विलेय और विलायक के मोल लिख दिए। यही बन गया मेरा फार्मूला। क्या बन गया? हमारा फार्मूला बन गया। बोलो क्लियर है? मोल का मतलब पदार्थ की मात्रा भैया, पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा मापनी है तो मोल में मापोगे, ये होता है मोल का मतलब। आ जाओ जरा एक और बात जान लो, तो चाई ऑफ ए प्लस चाई ऑफ बी जो होता है वो बराबर 1 के होता है। ये भी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट, या नोट करके लिख दो, ऐसे एरो लगा के लिख दो, ठीक है? कि जो चाई ऑफ ए और चाई ऑफ बी का जो जोड़ होता है, या कह सकते हो विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज का जो योग होता है, जोड़ होता है, वो 1 के बराबर होता है। कि अगर आप चाई ऑफ ए और चाई ऑफ बी को जोड़ देते हैं तो उत्तर 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। ओके एन, अरे भैया मोल लिखा है ना, मोल लिखा है इसलिए एन आया है। मोल को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से करते हैं, इसलिए मोल की जगह पर क्या आया है? एन। ओके क्लियर? ओके प्रभाज, मोल प्रभाज को कहते हैं चाई, विलायक को कहते हैं ए, इसलिए मैंने लिखा चाई ए। चाहिए का मतलब इसे चाहिए नहीं पढ़ते, इसे कहते हैं चाई ऑफ ए। चाई ऑफ ए का मतलब विलायक का मोल प्रभाज, चाई ऑफ ए विलायक का मोल प्रभाज। ओके आ जाओ अगली बात चलते। बात क्लियर है ना? बोल दो अच्छा एक बार बोल दो। चाई एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे पाई होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, टाउ होता है।
वैसे ये भी होता है चाई, एक रिप्रेजेंटेशन मार्क है, ये मार्क है, एक ऐसा निशान है ये। इस निशान की वजह से हम किसको जान पाते हैं? मूल प्रभाज को जान पाते हैं, बस। और क्या है चाई? आओ, मोलरता क्या है? मोलरता क्या होती है? तो आप कहोगे सर 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय के मोलों की संख्या की बात हो रही है इस बार। अब इस बार विलेय का कोई भाग नहीं लिया गया है, कोई हिस्सा नहीं लिया गया है। वो बोल रहे हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। याद हो गया सर? बहुत आसान थी सर ये तो, कि 1 लीटर का विलयन होगा, उसके अंदर विलेय के जो मोल होंगे, उन्हीं की जो संख्या होगी, उन्हीं की जो मात्रा होगी, वही कहलाएगा मोलरता। क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाएगा। जरा अच्छा फार्मूला बना लेते हैं। तो जो मोलरता बराबर आएगा सर, जो मोलरता बराबर आएगा वो क्या आएगा? विलेय के मोल। अच्छा सर, विलेय के मोल बटे क्या होगा? बटे क्या होगा? आप कहोगे सर विलयन का आयतन, क्योंकि लिखा हुआ है 1 लीटर विलयन। लीटर किसका मात्रक होता है? आयतन का होता है। तो आप बोलोगे सर विलयन का आयतन। क्या बोलोगे? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें क्या लिखा हुआ है भैया, ये तो बताओ। तो आप बोलोगे सर विलयन का जो आयतन होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। तो आपने कहा विलयन का जो आयतन होगा लीटर में होना चाहिए सर। ये फार्मूला बनेगा, मोलरता बराबर बनेगा विलेय के मोल बटे विलयन का जो आयतन होगा वो सर लीटर में होना चाहिए। मगर सर ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां सर तो लीटर में आ नहीं सकता, ml में आएगा। तो बात आती है सर लीटर में आएगा तो क्या लगाओगे, ml में आएगा तो क्या लगाओगे? जरा आओ, जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लिखा जाए इसको। आ जाओ जरा, लिखते हैं। मोलरता किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपने कहा सर, आपने बताया था मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल M से लिखते हैं। जो कैपिटल M बराबर होगा वो क्या आएगा? विलेय के मोल। तो मोल का मतलब N, इसके विलेय के मतलब N ऑफ B बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। किसमें होगा? लीटर में होगा सर। अच्छा सर, अगर लीटर में ना आके ml में आ जाए, किसमें आ जाए? ml में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा सर? हमको एक बात पता है सर, हमारे गुरुजी सिखाते थे, हमने बचपन में सीखा है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जो 1 लीटर होता है ना, उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो मैंने कह दिया कि अगर लीटर से मिलीलीटर जाना है तो 1000 से गुना मार दीजिए। ठीक है सर, गुना मार दिया। ये देखिए हो गया, सवाल बन गया। ये लो फार्मूला बना दिया आपने। ये तो किया, और कुछ किया क्या? देखो बताओ जरा, ये तो फार्मूला बनेगा कि अगर सर हमको लीटर से मिलीलीटर जाना है तो 1000 से भाग करते हैं, मुझे पता है। तो सर 1000 से भाग करेंगे, बोलोगे सर 1000 से भाग क्यों करेंगे? सर लीटर से मिलीलीटर जाओ, 1000 से गुना करते हैं, इसलिए तो गुना मारा है। क्योंकि आयतन जो होता है, आयतन का जो बड़ा मान होता है वो 1 लीटर ही होता है। जो द्रव्यमान का बड़ा मान होता है वो किलोग्राम होता है, इसलिए वही यूनिट मान के लेते हैं। एक क्वांटिटी फिक्स की जाती है, 1 किलोग्राम, 1 लीटर, ये सब फिक्स होती। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते, तो इसमें मेरा क्या दोष? इसमें बनाने वाले का दोष है, उसमें जितने पैमाने बनाए होंगे। तो यहाँ इसलिए 1 लीटर लिया ना, फिक्स वैल्यू है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब पता है कि 1 लीटर के बहुत सारे बर्तन भी आते हैं, केन भी आता है, 1 लीटर माप भी सकते हैं हम, है ना? इस प्रकार से लिया जाता है। ओके, तो मैंने कहा मोलरता बराबर होगा N ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में दिया हो या N ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है तो गुणा मार देंगे 1000 से। एक और बात, एक और फार्मूला बन सकता है सर, एक और फार्मूला बन सकता है, एक और फार्मूला बना सकते हैं। आपके सामने देखिए बना रहे हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं और वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। क्यों बनाया ये फार्मूला? देखो ये फार्मूला बना कैसा, तो देखो एक फार्मूला बनाते हैं। हम जानते हैं सर, देखो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि मोल जो होते हैं वो भार बटे अनुभार होते हैं कि नहीं होते? ये बता दो जरा, होता है कि नहीं होता? जो मोलों की संख्या होती है, जो मोल होते हैं, उसका मतलब होता है भार बटे अनुभार। भार बटे अनुभार, ये तो मोल सिखाया है कि अगर किसी का मोल निकालना हो तो उसका मतलब होता है भार बटे अनुभार होता है। अच्छा, तो मैंने कहा वेट ऑफ बी बटे मोलर वेट ऑफ बी, भार बटे अनुभार।
अगर बी का है इसलिए सब जगह हमने बी लगा दिया है। तो मैंने कहा जहां एनबी लिखा था वहां पर मैंने वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी रख दिया, वेट ऑफ बी ऊपर रख दिया और बटे में रख दिया मोलर वेट ऑफ बी। तो ये फार्मूला एक बन गया। आगे भी इसी तरह रख देंगे, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। काहे में? मिलीलीटर में होगा तो गुणे में मार देंगे 1000। ये एक और फार्मूला बनके सर तैयार हो जाएगा मेरे पास। बोलो सब में गुना होगा। अरे सब में का मतलब सामने गुना मार तो सब में गुना हो गया भैया। प्लस प्लस कहीं लगा है क्या? यहां 1000 से गुना मार दिया तो हो गया ना सब में गुना। अब ये लीटर में है तो यहां तो गुना मारोगे नहीं, यहीं तो गुना मारोगे ना मिलीलीटर वाले में। तो यहां मिलीलीटर वाले में 1000 से गुना मारोगे, मार दो गुना हो गया। क्या प्लस प्लस लगा है क्या? प्लस लगा होता तो एक एक पद में मारते, ब्रैकेट लगा देते, बाहर मार देते गुना। ओके हाँ ये बात अभी बताऊंगा, रुक जाओ उसके लिए, ठीक है। वो एक साथ बता दूंगा कि कौन ताप से प्रभावित होते हैं, कौन ताप से प्रभावित नहीं होते। सब्र करो, सब बताऊंगा। मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहे हो आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कृपया करके थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं। मैं कह रहा हूं कि जो एन होता है वो डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो भार का मतलब वेट ऑफ बी, अणुभार का मतलब मोलर वेट ऑफ बी, एम डब्ल्यू बी। तो मैंने जहां पर एनबी लिखा था, मेरी उंगली को देखो और कानों से सुनो, जहां एनबी लिखा था एनबी, वहां वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी रख दिया। मैंने रखा वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ, और यहां चेक कर लो वही लिखा है, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी। जो बोल रहा हूं उसको शॉर्टकट निकालो, डब्ल्यू बी बटे एम डब्ल्यू बी। तो लिखा हुआ है ना यहां डब्ल्यू बी बटे एम डब्ल्यू बी, और गुने में कौन है नीचे? वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में, बराबर बराबर। यहां भी एन है तो इसको भी लिख दिया, डब्ल्यू बी बटे एम डब्ल्यू बी, गुने में है क्या? वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें? मिलीलीटर में। अच्छा सर, गुने में 1000 हो गया। अनुभार का मतलब क्या होता है? अनुभार का मतलब है जैसे मैंने बोल दिया यूरिया है, यूरिया का जो सूत्र होगा उसी का भार निकाल लो, वो हो गया उसका अनुभार। जल बोला तो जल का जो सूत्र होगा उसी का भार होगा उसका अनुभार, हो गया। बेंजीन बोला, बेंजीन का जो सूत्र होगा उसका भार निकाल लो, वही हो गया उसका अनुभार। सिंपल सी बात है, तुम भी परेशान हो रहे हो। ठीक है, आ जाओ मोलरता की बात करते हैं। मोलरता में कितना चेंज है जरा एक बार देखो। इसमें लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में, बस इतना चेंज है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। कहां चेंज करना है ये बता दो जरा। सिर्फ जहां पर 1 लीटर यूज किया था वहां पर सिर्फ 1 किलोग्राम वो यूज कर दिया, ठीक। और फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा सर, वहां लिखा था 1 लीटर विलयन और यहां लिखा है 1 किलोग्राम विलायक। बस फर्क इतना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। फार्मूला बना लेते हैं, आ जाओ जरा थ्योरी से फार्मूला बनाते। थ्योरी से लिखा है मोललता। अच्छा सर, मोललता तो जो मोललता होगी वो किसके बराबर होगी? लिखा हुआ है विलेय के मोल। अच्छा सर, विलेय के मोल लिख दिया सर, विलेय के मोल बटे, अब दिया है विलायक, विलियन नहीं है सर, विलायक दिया है। और विलायक का क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान होता है। तो आपने कहा सर ये द्रव्यमान का मात्रक है, तो मैंने लिख दिया विलायक का द्रव्यमान। विलायक का, तो आपने कहा क्या लिख दो? द्रव्यमान लिख दो या भार लिख दो, कुछ भी लिख दो। भार किसमें दिया है? किलोग्राम में दिया है, ठीक है सर, किलोग्राम में लिख दिया, हो गया, फार्मूला बन गया। विलेय के मोल ऊपर रख दिए, लिखा है विलायक। अच्छा, किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। तो आपने कहा सर विलायक का द्रव्यमान किसमें दिया है? किग्रा में, किलोग्राम में, हो गया। थोड़ा देर बाद बता देंगे, ऐसे बता देंगे, कैसे देखें बता देंगे, थोड़ा वेट करो, कैसे देखेंगे बता देंगे। आ जाओ बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करो, लास्ट में बता देंगे, सबके कमेंट देख रहे हैं। तो मोललता का मतलब क्या होता है? स्मॉल एम होता है, ठीक है सर। विलेय के मोल एन बी बटे विलायक ए, द्रव्यमान का मतलब वेट, तो द्रव्यमान का मतलब वेट और विलायक का मतलब ए होता है, वो भी काहे में? केजी में। अच्छा सर, अगर मान लो किलोग्राम में ना दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो आपने कहा सर किलोग्राम में ना दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो चुपचाप एक काम कर लेना,
क्या काम कर लेना सर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से गुना मान लो, काम हो जाएगा आपका। 1000 से गुना मान लो, काम हो जाएगा आपका। ये लो, हो गया। हाँ, मात्रक की बात अभी करूंगा, रुक जाओ, सबके मात्रक की बात करूंगा, सबर 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 सबर। हो गया, क्लियर हो गई ना बात, सही है। विलायक का मतलब ए, द्रव्यमान का मतलब वेट, तो वेट ऑफ ए किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम में चेंज किया तो 1000 से गुना मार दिया। पीछे वाली बात जरा रिपीट कर लेते हैं, एक फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा सर, हम जानते क्या है कि सर एन जो होता है, एनबी, जो एनबी होता है वो वेट ऑफ बी बटे मोलर वेट ऑफ बी होता है, मतलब भार होता है। तो मैंने कहा भार, देखो जरा लिख रहा हूं तो समझो, भार किसका, बी का। अरे भैया मोल अगर बी के हैं तो भार भी तो बी का होगा। यस सर, भार बटे अनुभार, अनुभार का मतलब मोलर वेट, एमडब्ल्यू। अच्छा सर, एन का मतलब होता है मोल, उसका मतलब होता है भार बटे अनुभार, तो मैंने कहा डब्ल्यू बटे एमडब्ल्यू। अगर बी का मोल है तो बी के ही दोनों लोग होंगे। यस सर, बिल्कुल सही। आगे क्या लिखा है, वेट ऑफ ए, काहे में दिया है, किलोग्राम में दिया है। बिल्कुल सर, अब किलोग्राम को काहे में चेंज करना है, ग्राम में, तो मैंने कह दिया वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो गई। वेट ऑफ बी दिया है, ठीक है, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इनटू वेट ऑफ ए। ग्राम में अगर दिया हो तो 1000 से गुना मार देंगे, ग्राम में दिया हो तो 1000 से गुना मार देंगे, बस एक फार्मूला और ये तैयार हो जाएगा। अरे यही पूछता है मोलरता, डिफिनेशन नहीं पूछता, टिप्पणी में पूछता है। मोलरता, मोललता, मोल प्रभार टिप्पणी में पूछता है, तो टिप्पणी में पूरा लिखना पड़ता है। आप ये लिखिए, फार्मूला लिखिए, नीचे वाला फार्मूला लिखिए, आंसर हो गया, काम खत्म। मात्रक साइड में लिख लेते हैं, मात्रक उसका पीछे वाला का भी लिख लेते हैं। देखो यहां साइड में लिख देता हूं, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तुम ही लोग बताओ क्या लग रहा है। अरे भैया ये मोल है, ये मोल है, ये किलोग्राम है, तो बोल दो इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोल प्रति किलोग्राम क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्लियर। और पीछे वाले का क्या होगा, इस वाले का, तो इसका लिख दो, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा। तो आपने कहा सर ऊपर लिखे हैं मोल, नीचे लिखा है लीटर, तो आपने कहा इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, होता है। ये हो गया और ये हो गया, नीचे लिख लेना इसके बढ़ा के, इसी के नीचे, इसी जो फार्मूला खत्म होगा ना, ये जब फार्मूला खत्म होगा तो उसी के नीचे डॉट करके लिख लेना, ठीक है, डॉट करके लिख देना, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, इसी के नीचे लिख देना। अब अगला पेज का यूज करें तुम भी लोग, और यहां यहां ये भी लिख देना, इसके नीचे इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ओके, नॉर्मलता की बात कर लें, एक और बचा है, नॉर्मलता की बात कर लेना, आ जाओ। नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, इसके जब इसकी सिर्फ थ्योरी याद करनी है आपको, समझ गए ना, थ्योरी और फार्मूले, आपके जबान पर थ्योरी और फार्मूले याद होने चाहिए। पेपर में थ्योरी भी पूछ लेता है, तो थ्योरी पूछेगा तो थ्योरी के साथ फार्मूला लिखोगे ही, सिंपल सी बात है। और अगर न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो फिर फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला दोनों कंडीशन में याद करना है, और थ्योरी तो याद रहनी ही चाहिए। यहां से एक टिप्पणी कभी कभी पूछ लेता है, एक टिप्पणी पूछ लेता है कभी कभी, मान लो मोलरता पूछ लिया, मोललता पूछ लिया, या पीपीएम में सांता पूछ लिया, ठीक है, प्रति मिलियन भाग जिसे आप कहते हो, प्रति मिलियन भाग, ऐसा बोल दिया प्रति मिलियन भाग, तो समझ जाना पीपीएम में सांता पूछ रहा है। मोललता पूछ लिया, लिख दिया मोललता, तो आपको पता है ऊपर लिखा होगा टिप्पणी लिखिए। हाँ ऐसा ही मात्रक भाई, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, लिखना चाहते हैं, यहां देखो जरा, नॉर्मलता की बात करें, नॉर्मेलिटी की बात करें, तो क्या चेंज करने वाला हूं इस पर जरा फोकस करो। मैं लिखा 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसमें कौन सी बात, घमंड वाली कौन सी बात? तुम भी लोग क्या मजाक करने लगते हो क्या? इससे घमंड की कौन बात? हम भी तो किसी के स्टूडेंट हैं, हम ये मान के चलते हैं मैं भी किसी का स्टूडेंट हूं। तो जब मेरे भी टीचर पढ़ाते होंगे तो एक के बार में हमारे माइंड में नहीं घुस जाता कि हमारा दिमाग अगर इधर उधर होगा तो ना हम आपको पढ़ा पाएंगे ना हम आपको समझा पाएंगे। इसलिए पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं। ओके, सिर्फ फोकस पढ़ाई पर होगा। क्लियर? आ जाओ। जो एसआई मात्रक पूछ रही है हमारी, जो बच्ची पूछ रही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो हमारी बच्ची एक एसआई मात्रक पूछ रही है, आप इतना क्यों डीपली जा रही हो? वो मोल प्रति लीटर एसआई मात्रक ही लिखा हुआ है। खबर करो हर चीज का। अगर कोई और मात्रक लिखता हो तो बताता ना मैं। क्यों 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 परेशान करते हो? क्यों परेशान करते नहीं, क्यों परेशान होते हो आप लोग? क्यों? जब मैं सामने खड़ा हूं आपका तो सब जितनी सारी बाधाएं हैं मैं सब पार करूंगा ना। अब उसकी चिंता ना करो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा मैं बताऊंगा हर चीज क्वेश्चन का, मगर पहले फोकस करो एग्जाम पर। एग्जामिनर कैसे पूछता है वो भी सब्जेक्टिव कराऊंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आपको सभी सब्जेक्टिव दूंगा ना, सब सब्जेक्टिव दूंगा। पहले चैप्टर मैंने सब्जेक्टिव दिए भी हैं, उसके आंसर भी बताए कैसे लिखना है आपको। क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो तुमको फोकस करना कैसे सर बता रहे हैं, क्या होता है, क्या लिखना है। ये होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता का फार्मूला कैसे बना रहे हैं ये हमको सीखना है। अच्छा, नॉर्मलता का फार्मूला कैसे बनाएंगे? इस बार दिया है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की, तो आपने कहा विलेय के ग्राम तुल्यांक। क्या कहा? विलेय के ग्राम तुल्यांक। विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे में क्या है? सर आपने कहा सर बटे में विलियन लिखा है, और लीटर किसका मात्रक होता है? आपने कहा आयतन का। तो आपने कहा सर विलियन का आयतन दिया है, विलियन का आयतन दिया है। वो भी किसमें दिया है? तो आपने कहा सर दिया है लीटर में। किसमें दिया है? ऊपर देखो ना, लीटर में दिया है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख रहा हूं, उस फार्मूला को समझाऊंगा भी। जो ग्राम तुल्यांक जो लिख रहा हूं पहले लिख देता हूं। जो एन बराबर आएगा, एन बराबर जो आएगा वो आएगा वेट ऑफ बी। दो फार्मूले मैं लिख दूंगा आपके लिए। वेट ऑफ बी, क्या हो रहा है? वेट ऑफ बी अपॉन ईबी, ईबी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ईबी क्या होता है इसका जिक्र करूंगा, रुक जाओ थोड़ा सा और फार्मूला डिसाइड करूंगा। ईबी क्या होता है बता दूंगा आगे। और लीटर को किसमें चेंज करोगे? तो आप कहोगे सर लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ईबी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में जाएंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। एक फार्मूला ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, एक फार्मूला तो ये बन के तैयार हो जाएगा। अब ईबी होता क्या है ये समझ लो। ईबी क्या होता है पहले आपको ईबी निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं जहां, देखो मैं बता रहा हूं, समझा दे रहा हूं कहां कौन क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में कुछ सवाल ना रह जाए। ठीक है, जहां जहां ईबी मैंने कहा था ई का मतलब होता है तुल्यांकी भार, या ईबी को आप यहां ई डब्ल्यू भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो ताकि आपको और थोड़ा समझ में आए। मैंने आपको कहा था ई डब्ल्यू, याद करो थोड़ा सा याद करके बताओ, ऐसा कुछ बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। ई डब्ल्यू भी बताया था एक, आपको याद होगा, कल ही बताया मैंने सब। ई डब्ल्यू क्या बताया था? ई डब्ल्यू इक्वालेंट वेट, याद हो गया होगा। ई डब्ल्यू का मतलब होता है इक्वालेंट वेट, जिसे हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार। ई डब्ल्यू का मतलब इक्वालेंट वेट, मतलब तुल्यांकी भार किसका? बी का। बी का मतलब विलेय का। तो आपने कहा ई डब्ल्यू जो बी है वो विलेय का तुल्यांकी भार है। क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार है। विलेय का तुल्यांकी भार है। क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार है। और विलेय का जो तुल्यांकी भार निकालोगे वो कैसे निकालोगे? वो निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी बटे एक्स, बटे एक्स। अगर कोई कहे ईडब्ल्यू बी तो निकालो, ईडब्ल्यू बी कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर जो ईडब्ल्यू बी हम निकालेंगे वो निकालेंगे मोलर वेट ऑफ बी बटे एक्स से निकालेंगे। अब बात आती है सर एक्स क्या होता है? अच्छा हम समझ गए सर, ये जो ईडब्ल्यू बी होता है वो विलेय का तुल्यांकी भार होता है। कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा सर इसके लिए हमें विलेय का मोलर वेट दिया होगा, अनुभार दिया होगा। जो विलेय बोलेंगे उसका जो फार्मूला होगा उसी का जो वेट निकालेंगे, वो फार्मूला जो वेट आएगा उसी को बोलते हैं मोलर वेट। जैसे उन्होंने कहा पानी दिया है तो H2O, तो H2O का कितना होता है? 18 होता है। निकलवाने सिखाया था फर्स्ट ईयर में सब। तो अगर 18 होता है तो आपने कहा सर मोलर वेट 18 होता है, मगर एक्स क्या है? एक्स तो बताइए सर, एक्स क्या है? आधा जरा इसके बारे में बता देता हूं। देखो जहां
एक्स अम्लता, क्षारकता, धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है। धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या बोल सकते हो, ये सब है। कौन? एक्स। एक्स अम्लता भी हो सकती है, क्षारकता भी हो सकती है, धनायनों की संख्या भी हो सकती है, ऋणायनों की संख्या भी हो सकती है। अम्लता किसकी होगी? क्षार की। क्षारकता किसकी होगी? अम्ल की। धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या किसकी होगी? लवण की होगी, क्योंकि धनायन या ऋणायन किसमें होते हैं? लवण में होते हैं। और अम्लता किसकी होती है? क्षार की। क्षारकता किसकी होती है? अम्ल की। ये सब फर्स्ट ईयर में मैंने सब पढ़ाया है। चाय नहीं है, एक्स है, एक्स नॉट चाय। ये चाय नहीं है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्स है, एक्स, एक्स नॉट चाय। दिस इज अ एक्स, स्मॉल एक्स, नॉट अक्रॉस, नॉट अक्रॉस, दैट्स दिस। ये एक्स देखो डिफरेंट क्या है। एक्स जो स्मॉल एक्स होता है वो ऐसे बनता है, जो कैपिटल एक्स होता है उसकी साइज ये होती है। कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस देखो, ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, और ये चाय है। तो तुम तीनों में डिफरेंस समझ सकते हो। जो चाय बनता है वो कैपिटल एक्स के हाइट का ही बनता है, बट उसमें जो है ऐसे नहीं बनता। ये दोनों जोड़े छुड़े नहीं होते, देखो ऐसे होता है, ऐसे। ये और ये टच नहीं है, उसके बीच में एक लाइन ऐसे। थोड़ा सा डिफरेंस समझो हर चीज का, ओके, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये आपको रहने देते हैं, ठीक है। दो बातें और कर लेते हैं, फिर कल बात करेंगे, ठीक है। दो बातें आ जाओ कर लेते हैं, फिर कल बात किया जाएगा, ठीक है। दो बातें। अगर दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को मिलाने पर, अगर दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन हैं, अगर उनको मिलाने पर जो विलयन बनेगा उसकी नॉर्मलता क्या होगी, उसके लिए अगर फार्मूला पूछे तो आप लिख देना N1V1 प्लस N2V2। सामने लिख देता हूं, क्या लिखोगे? N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3 ब्रैकेट में V1 प्लस का V2। ये है फार्मूला, ये है फार्मूला। ये अगर तुमको कह दिया जाए कि दो अलग अलग सांद्रता के विलयन हैं और उनको मिला दिया जाए तो जो नया विलयन तैयार होगा, दो का मतलब दो विलयन थे, इनको मिला दिया तो तीसरा विलयन तैयार हुआ। तो जब दो वाले विलयन, दो विलयनों को मिला दें तो जो तीसरा विलयन बनेगा उसकी नॉर्मलता क्या होगी? तो N3 का मतलब क्या हुआ? तीसरे विलयन की नॉर्मलता। N का मतलब नॉर्मलता, 3 का मतलब तीसरे विलयन की। तो जब दो विलयनों को मिला दो तो जो तीसरा विलयन तैयार होगा उसकी नॉर्मलता क्या होगी, उसके लिए फार्मूला है। अगर दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को मिला दें तो जो विलयन बनेगा उसकी मोलरता क्या होगी? तो आप कहोगे सर उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? N1, सॉरी मोलरता निकालनी है, मोलरता, मोलरता तो M लिखोगे, M1V1 लिख दो, सामने लिख दो, M1V1, क्या हो रहा है भैया, M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3 ब्रैकेट में V1 प्लस का V2। ये एक फार्मूला और तैयार हो जाएगा। ये मोलरता के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फार्मूला आपको नहीं बताई इसलिए क्योंकि फार्मूला तुम्हारे बुक में नहीं है, यहां नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है फार्मूला का जिक्र, और आपकी बिहार बोर्ड में भी नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो मैं बता देंगे, परेशान हो, ठीक है। पेपर तक अगर लगेगा कि फार्मूला भी सवाल से पूछते हैं, अभी तक देखो मैंने देखा है, जहां तक मैंने पूरा छान डाला है, पूरा छान लिया है, छानने के बाद भी कहीं हमको दिखा नहीं कि, ठीक है, ओके। दो फार्मूले समझ लो, बाकी यहां के बाद कल बात होगी, इसके बाद हम कल बात करेंगे नॉर्मल विलियन, ठीक है, मोलर विलियन, इसके बाद हम कल जिक्र करेंगे और कल आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, इसलिए रेडी होके आना ना। N3 V3 नहीं, ना। आयतन जुड़ता है, 2 लीटर पानी ले लो और 3 लीटर पानी और डाल दो तो कितना हो गया? 5 लीटर हो गया ना। 2 लीटर पानी था, 3 लीटर और डाल दिया तो कितना हो गया? 5 लीटर। तो जुड़ता है वो हमेशा, इसलिए वो उसको निकाल सकते हैं हम। तीसरा विलयन कैसा होगा? 5 लीटर का, V1 प्लस का V2। V1 है 2 लीटर, V2 है 3 लीटर, तो जुड़ गया 5 लीटर हो गया, इसलिए मैंने V1 प्लस का V2 लिखा। बता दिया ना, क्यों बार बार कमेंट कर रहे हो? अगर रहेगा तो कल बता दूंगा, शुक्र रखो। समझ परेशान हो जाते हो तुम उसके लिए फार्मूला के लिए। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? कुछ चीजें आपको पढ़ाए, तुमको जो नोट्स मिलेगा उसमें रहेगा, परेशान ना हो। नोट्स जो भिजवाऊंगा सब कुछ उसमें रहेगा, बट कुछ चीजें आपके यहाँ, जैसे मैंने कहा अभी मेरे पास बुक आई कल ही भारतीय भवन की, तो यहाँ का मैंने लेवल देखा है, बिहार का मैंने लेवल देख लिया है, उस लेवल का यहाँ क्वेश्चन नहीं है, उतना ज्यादा टफ नहीं है, आप परेशान ना हो, एकदम आराम से हो जाएगा, एकदम
चुटकी में निकलेगा, चुटकी में। क्या परेशान होते हो? ठीक है प्यारे बच्चों, चुटकी में, चुटकी में, चुटकी। ठीक, तो कुछ संबंध है, मैं आपको संबंध भी भेज दूंगा। ठीक है, कुछ संबंध के फार्मूले मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, पढ़ लेना उसको, कल मैं उनको बता भी दूंगा। ठीक है, तो कल क्लास में मुलाकात करेंगे। आज क्लास कैसी रही एक बार जरा बता दो। ठीक, कोई बात नहीं, कल तुमको समझ में आएगा। बोलो आज क्लास कैसी रही, किसको इसको नहीं समझ में आया ये बताओ। जिनको नहीं समझ में आया केवल वही कमेंट करें। बोलो, बोल दो केवल बस कि क्या किसको किसको नहीं समझ में आया, आखिर क्या नहीं समझ में आया। थैंक यू भैया, शर्ट चमक रहा है, चेहरा नहीं चमक रहा है। बोलो। अरे भैया अनुभार कैसे निकालेंगे अभी सवाल करवाऊंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे? हमसे ज्यादा तुम परेशान होते हो, क्या ही बताएं। परेशान नहीं होना है, परेशान होगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। डिस्टर्ब नहीं होना है, हर चीज के लिए पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। हर चीज सब्र के साथ मिलेगी, हर एक सवाल का उत्तर मिलेगा। अगर आज नहीं मिल पाएगा ना, जब उसका वक्त आएगा तब मिलेगा। नॉर्मलता नहीं आया सर, अरे कोई बात नहीं, नॉर्मलता एकदम आसान है। तुल्यांकी बाहर निकालेंगे, सवाल करेंगे, तुमको बता देंगे। तुम थ्योरी समझो बस, थ्योरी याद कर लो, न्यूमेरिकल मुझ पर छोड़ दो, मैं समझा लूंगा। समझ गया ना? थ्योरी और फार्मूला याद कर लो बस, मेरे लिए आप इतना कर लो, थ्योरी और फार्मूला याद कर लो, बाकी मैं न्यूमेरिकल आपको समझा दूंगा, आप उसको परेशान ना हो, बिल्कुल छोड़ दो। आप बताओ किसको नहीं समझ आया? ईडब्ल्यू इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांकी भार है, निकालना सिखा दूंगा, फर्स्ट ईयर में सिखाया है। अब नॉर्मलता के लिए चिंता नहीं करोगे ना, मैं उसको फार्मूला याद कर लोगे ना, थ्योरी तो याद कर लोगे, थ्योरी तो एक दो लाइन की थ्योरी है, उसको तो याद ही हो जाएगा आपको। फार्मूला याद कर लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं समझा दूंगा जब सवाल कराऊंगा। ओके, और कुछ फालतू के सवाल आ रहे हैं, उनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। ठीक है, ठीक, कल क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।